अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इंडिया में 60% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग कल्चर से अनअवेयर है और अपने पैसे बैंक्स में जमा ही नहीं करते। इन सारे लोगों में मैक्सिमम लोग आते हैं वो जो रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अपने गांव को छोड़कर शहर में माइग्रेट करते हैं ताकि उनको काम मिल सके। तो ऐसे में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ड्यूटी ये हो जाता है कि इंडिया के सारे ही सिटीजन्स को बेसिक बैंकिंग कल्चर से अवेयर कराए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट ना होने की वजह से ये रूरल एरियाज के लोगों को जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प प्रोवाइड की जाती है वो भी इन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है। तो इसी चलते आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें पेमेंट बैंक्स रूरल एरियाज एंड फाइनेंशियली लेस लिटरेट लोगों को बेसिक बैंकिंग कल्चर से अवेयर कराती है। तो ऐसे में 2017 में आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड किया वर्क करने के लिए, जिसमें आते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक्स, फिनो पेमेंट बैंक्स एंड पेटीएम पेमेंट बैंक्स। और इन्हीं सब में से एक कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं फिनो पेमेंट बैंक्स के आईपीओ के बारे में। जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड सारी चीजें, और हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये पेमेंट बैंक्स वर्क कैसे करती है और ये रेगुलर बैंक से डिफरेंट कैसे है। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहे। अगर बात करें पेमेंट बैंक्स के कॉन्सेप्ट की, तो आरबीआई ने इन्हें रेगुलर बैंक से अलग इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो रूरल एरियाज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को बैंकिंग कल्चर से अवेयर करा सके। रही बात फिनो पेमेंट की कंपनी प्रोफाइल की, तो फिनो पेमेंट बैंक्स एक ग्रोइंग फिनटेक बैंकिंग कंपनी है जिनका एक डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है जो वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। और इनके डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट में आते हैं कासा यानी कि करंट एंड सेविंग्स अकाउंट, उसके बाद आते हैं डेबिट कार्ड, एंड ये कई बार ओपन बैंकिंग फैसिलिटी यानी कि नियो बैंक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इवन ये अदर बैंक्स की तरह थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी देते हैं जैसे कि लोन्स, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट्स एक्सेट्रा। अगर हम बात करें इनके मेन फोकस ऑफ बिजनेस की, तो इन्हें ऑलरेडी पता है कि इनकी टारगेटेड कस्टमर कौन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अर्बन एरिया में प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयूज के पास ऑलरेडी ह्यूज मार्केट शेयर है, बट क्योंकि उनके लिए हर रूरल एरिया में अपनी ब्रांच ओपन करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इसीलिए पेमेंट बैंक्स का फोकस ही है रूरल सेक्टर जो कि जनरली अनटैप्ड रह जाता है। अब अगर हम इनके कोर स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो इनका कोर स्ट्रेंथ रिलाय करता है इनके डीटीपी फ्रेमवर्क के ऊपर जो कि इनके टारगेटेड कस्टमर्स को सर्व करने के लिए बनाया गया है। अब आप खुद सोचिए, जब हम कोई ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका लिटरेसी रेट थोड़ा कम है, तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो होगी स्केलेबिलिटी। आज तक हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था जो ऐसे रूरल एरियाज के लोगों को स्पेशली टारगेट करता हो। सेकेंड आता है कस्टमर इंटरेक्शन। आज की डेट में इंडिया में इतने सारे प्राइवेट बैंक, इतने सारे पब्लिक बैंक्स हो चुके हैं कि उनके पास 1-to-1 रूरल एरियाज के लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करने का टाइम ही नहीं होता है। थर्ड प्रॉब्लम आती है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आज तक डेवलप नहीं किया गया जो पर्टिकुलरली इस सेगमेंट को टारगेट करता हो या इनकी नीड्स को फुलफिल करता हो, वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है इनका डीटीपी फ्रेमवर्क, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप। डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें हेल्प करता है इनका B2C नेटवर्क बढ़ाने के लिए। टेक्नोलॉजी से ये इंश्योर करते हैं कि इनके सारे ही डिजिटल ऐप्स इनके अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंच सके और वो उसे बहुत यूजर फ्रेंडली बना सके। और पार्टनरशिप से ये अपने ओपन बैंक को और अच्छे से इंटीग्रेट करके कस्टमर्स के लिए यूजर फ्रेंडली बना सके और अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में और फोकस कर सके। इनका एक और स्ट्रेंथ ये भी है कि इनकी मैनेजमेंट टीम हाईली एक्सपीरियंस्ड है। इसके अलावा इनके प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स में काफ़ी बड़े बड़े नाम आते हैं। इस कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग इनकी होल्डिंग कंपनी फिनो पेटेक कंपनीज के पास है। इसके अलावा इनके कुछ प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स हैं LIC, ICICI बैंक, BPCL, इंटेल कैपिटल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वगैरह, यानी कि ये कंपनी अच्छे इन्वेस्टर्स से भी बैक्ड है। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर की बात
बात करें तो सबसे पहला रिस्क, या फिर मैं इसे रेस्ट्रिक्शन भी कह सकती हूँ, कि क्योंकि आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स को इंट्रोड्यूस इसलिए किया था ताकि वो रूरल एरियाज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस दिला सके। तो ऐसे में आरबीआई बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के रखी है पेमेंट बैंक्स के ऊपर, जैसे कि पेमेंट बैंक्स को उनके डिपॉजिटर से जितना भी पैसा जनरेट होगा, हर डिपॉजिटर से वो 1 लाख से ऊपर का डिपॉजिट पहले तो ले ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि उनके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट जमा हो रहा है, उस डिपॉजिट का 75% उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करना है, ये कंपलसरी है, और बाकी का 25% वो अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही सारे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से पेमेंट बैंक्स का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है, और ये रिस्क कलेक्टिव है, यानी कि सिर्फ इसी एक कंपनी के साथ नहीं है, ये रिस्क हर पेमेंट बैंक्स के ऊपर है। इनका एक और रिस्क ये भी है कि जब आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स का कॉन्सेप्ट लाया था तब उन्होंने 11 पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड किया था, बट आज की डेट में उनमें से सिर्फ 6 ही ऑपरेशनल है और बाकी सारे प्लेयर्स इस इंडस्ट्री से आउट हो चुके हैं। और ऐसा होने के मेजर कारण ये है कि पेमेंट बैंक एक्चुअली दोनों तरफ से फंसी हुई होती है, ना तो वो किसी कस्टमर से 1 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट ले सकती है और ना ही वो कोई पैसा बाहर लेंड कर सकती है। बट देखा जाए तो कंपनी किसी भी टाइप के क्रेडिट रिस्क से बची हुई होती है, बट लो प्रॉफिट मार्जिन्स की वजह से कोई भी पेमेंट बैंक मोस्टली प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाती। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि ये कलेक्टिव डेटा है सारे ही पेमेंट बैंक्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। इसमें उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उनके रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इवेंचुअली कंपनीज लॉस मेकिंग हो जाती है। अब अगर बात करें फाइनेंशियल्स की, तो टोटल एसेट्स 2019 से 2021 तक बढ़े हैं एंड टोटल रेवेन्यूज भी। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 एंड 20 का तो नेगेटिव था, बट 2021 का पॉजिटिव है। वहीं अगर हम कुछ रेशियोज की बात करें तो इनका रिटर्न ऑन एसेट 2 साल में नेगेटिव था और अभी 2021 में ही पॉजिटिव हुआ है। तो जनरली नेगेटिव आरओए का मतलब होता है कि कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, बट इन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अब अगर बात करें पीयर कंपैरिजन की, तो इनके कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अनलिस्टेड ही देख ले तो पेटीएम पेमेंट्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट, एयरटेल पेमेंट, जियो एंड एनएसडीएल पेमेंट, ये सारे ही इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें फिनो पेमेंट्स बहुत नीचे आते हैं, चाहे वो ओवरऑल डिपॉजिट्स की बात हो या फिर नेटवर्थ की या फिर सीएआर की। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स तो इतने कोई खास नज़र नहीं आते। अब बढ़ते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की तरफ। अगर हम कंपनी के आईपीओ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ लाने के पीछे का मोटिव है कि वो फ्रेश इशू के फंड्स को टियर 1 सिटीज़ में एक्सपैंड करने के लिए यूज़ करने वाले हैं एंड इवन कंपनी लिस्टिंग गेन बेनिफिट के लिए भी लिस्ट होना चाह रही है। आईपीओ का इशू साइज है 1300 करोड़ एंड फ्रेश इशू है 300 करोड़, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 1.56 करोड़। और अगर आईपीओ के डेट की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 29 अक्टूबर को और क्लोज हो रहा है 2 नवंबर को। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में कि आखिर हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पेमेंट बैंक्स का कॉन्सेप्ट आरबीआई ने लाया तो बहुत अच्छे तरीके से था और वहीं उसका मोटिव भी बहुत अच्छा था, लेकिन रही बात इस कंपनीज में इन्वेस्ट करने की, तो जैसा कि अभी तक हमने सारे रिस्क में समझा कि इस इंडस्ट्री पे आरबीआई का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम है। और अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो 11 पेमेंट बैंक्स में से 5 पेमेंट बैंक्स तो बंद हो चुके हैं। तो ऐसे आईपीओ में बेट करना बहुत रिस्की हो सकता है। आई होप आपको आज की हमारी ये आईपीओ एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है। बाय बाय।